नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर में बढ़ोतरी से सभी प्रकार की उधार दरों में भी वृद्धि होती है। आमतौर पर रेपो दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि होती है। आरबीआई का ओबीआई सीयूएस यानी ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्री और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की मांगों के संबंध में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आपको उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन की उपर्युक्त सभी। जब हम बात करते हैं रेपो दर की, तो रेपो दर के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि रेपो दर वह दर को कहा जाता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक यानी भारत के मामले में आरबीआई धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यहाँ केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है। यदि रेपो दर में बढ़ोतरी देखी जाती है तो सामान्य तौर पर इससे बैंकिंग सिस्टम में ब्याज दरों में सामान्य रूप से बढ़ोतरी देखी जाती है। इससे घर, वाहन और अन्य व्यक्तिगत और कॉरपोरेट ऋणों पर समान मासिक किस्त यानी ईएमआई के बढ़ने की भी आशंका होती है और इस प्रकार से रेपो रेट में बढ़ोतरी होने से खपत पर और मांग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जो आगे चलकर समृद्धि दर को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला जो कथन है वह सही है, लेकिन दूसरा जो कथन है वह सही नहीं है। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान देना है कि आरबीआई के द्वारा समय समय पर अर्थव्यवस्था की स्थिति को जानने के लिए विविध प्रकार के सर्वे आदि को जारी किया जाता है। इसमें ओबीआई सीयूएस सर्वे भी महत्वपूर्ण है, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्री और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। यह मुख्य रूप से भारत के विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करने के प्रयास में 765 विनिर्माण कंपनियों को शामिल करता है। इस प्रकार से आरबीआई का ओबीआई सीयूएस सर्वे भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की मांगों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है और चूंकि हमसे सही कथन का चयन करने को कहा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल एक और तीन। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 में हस्ताक्षरित स्टार्ट 1 सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रणनीतिक आक्रामक हथियारों की कमी और उन्हें सीमित करने के लिए की गई एक द्विपक्षीय संधि थी। संधि के तहत हस्ताक्षरकर्ताओं को 6000 से अधिक परमाणु हथियार और कुल 1600 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और बम वर्षक तैनात करने पर रोक लगा दी गई। नई स्टार्ट संधि के तहत तैनात सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या 1550 तक सीमित की गई है, जो मूल स्टार्ट संधि से लगभग 2/3 कम है। आपको उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन की उपर्युक्त सभी। जब हम बात करते हैं सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी स्टार्ट की, तो इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट, जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रणनीतिक आक्रामक हथियारों की कमी और सीमा पर एक द्विपक्षीय संधि थी। इस संधि पर 1991 में हस्ताक्षर किए गए और यह 1994 को लागू हुई। संधि ने अपने हस्ताक्षरकर्ताओं को 6000 से अधिक परमाणु हथियार और कुल 1600 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल और बम वर्षक तैनात करने से रोका। इसी प्रकार से जब स्टार्ट 2 पर बातचीत शुरू हुई तो पहले वाली संधि का नाम बदलकर स्टार्ट 1 कर दिया गया। मूल रूप से स्टार्ट 2 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।
जो 2011 में लागू हुई, जिसमें फरवरी 2026 तक अमेरिकी और रूसी सामरिक परमाणु हथियारों की गहन कटौती का विस्तार किया गया है। नई स्टार्ट संधि यानी स्टार्ट 2 के तहत तैनात सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या 1550 तक सीमित की गई है, जो मूल स्टार्ट संधि से लगभग 2/3 कम है। इस रूप में तीनों के तीनों जो कथन है हमारे वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। रूस ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से कहा है कि वह वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों के द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के चलते स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि के तहत अपने हथियारों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देगा। रूस के अनुसार वॉशिंगटन द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण शर्तों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक तरफा लाभ और रूसी संघ को अमेरिकी क्षेत्र पर निरीक्षण करने के अधिकार से प्रभावी रूप से वंचित किया है। अतः रूस भी अब इसके संदर्भ में अनुमति को प्रदान नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पोर्ट इज जस्ट अ बिगिनिंग 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य है। ओलंपिक के विपरीत पैरा एथलीटों ने भी इस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है, जिससे यह पहला पूर्ण समावेशी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन बन गया है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला वैश्विक बहु खेल आयोजन है। आपको सही कथन का चयन करना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की उपर्युक्त सभी। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल, जिसे आमतौर पर बर्मिंघम 2022 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के सदस्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। यह खेल अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें 72 राष्ट्रों ने भाग लिया। यह एक एकीकृत आयोजन होने वाला पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन भी था, जिसका अर्थ है कि पैरा और गैर पैरा खेल एक ही समय में आयोजित किए गए। इसके अलावा यह पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं के स्वर्ण पदक की मेजबानी करने वाला भी पहला खेल था। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य यानी मोटो है, स्पोर्ट इज जस्ट अ बिगिनिंग। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शाही की रणनीति जो अक्सर चर्चा में रही है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? असम्मित युद्ध की रणनीति, अगली महामारी से बचने की रणनीति, विदेशी पशुओं की अवैध तस्करी से निपटने की रणनीति की लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण की रणनीति। शाही की रणनीति या फिर शाही सिद्धांत के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि शाही सिद्धांत या शाही की रणनीति 2008 में यूएस नेवल वॉर कॉलेज के शोध प्रोफेसर विलियम एस मरे के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो वास्तव में एक प्रकार के असम्मित युद्ध की रणनीति है जो कमजोर राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने पर केंद्रित है। हाल ही में चीन ताइवान तनाव की पृष्ठभूमि में यह लगातार चर्चा में है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, असम्मित युद्ध की रणनीति। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम 2022 के यूपीएससी के प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। यदि रुपए में तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद बढ़ सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की 1, 2 और 3।
मुद्रास्फीति के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब मुद्रास्फीति अधिकता में देखी जाती है तो सामान्य रूप से बैंकों की रणनीति अधिक तरलता यानी मुद्रा को अवशोषित करने की देखी जा सकती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है जो बाजार से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित कर लेता है। इस रूप में जो पहला कथन है वह हमारा सही नहीं है। हालांकि जब मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरता है तो आरबीआई डॉलर की आपूर्ति को बढ़ा देता है, यानी रुपए में जब तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा हो तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, यानी हमारा दूसरा कथन सही है। इसी प्रकार से यदि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलर की खरीद बढ़ सकती है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे ही ब्याज दरें गिरती हैं तो इसका प्रभाव भारत जैसे अन्य देशों के बाजारों में डॉलर की खरीद पर पड़ता है। सामान्य रूप से इससे भारत जैसे देशों के शेयर बाजारों में डॉलर का अंतर प्रवाह देखा जाता है और डॉलर की ज्यादा मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ही आरबीआई द्वारा डॉलरों की खरीद की जा सकती है। इस रूप में दूसरा और तीसरा जो कथन है वह सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। अब हम फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत की सौर महत्वाकांक्षा पर, जो आज के द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में सौर फोटोवोल्टेइक ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में भारत को प्रेरित किया है। 2010 में 10 मेगावाट से भी कम से भारत ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण सौर फोटोवोल्टेइक क्षमता को जोड़ा है और 2022 तक 50 गीगावाट से अधिक को हासिल किया है। 2030 तक भारत लगभग 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजन का लक्ष्य बना रहा है, जिसमें से लगभग 280 गीगावाट फोटोवोल्टेइक सोलर एनर्जी से प्राप्त होने की उम्मीद की जा रही है। इसके लिए 2030 तक हर साल लगभग 30 गीगावाट सौर क्षमता की तैनाती की आवश्यकता है। हालांकि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसे दूर करना होगा, जैसे कि भारतीय सौर परिनियोजन या फिर स्थापना कंपनियां आयात पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, क्योंकि भारत में वर्तमान में पर्याप्त मॉड्यूल और सेल निर्माण क्षमता नहीं है। सरकार के द्वारा इस तंत्र की पहचान को किया गया है और सेल और मॉड्यूल दोनों के लिए सौर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने के लिए उद्योग को आगे बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों को भी किया गया है। इन पहलों में मॉड्यूल के आयात पर 40% शुल्क और सेल के आयात पर 25% शुल्क, साथ ही विनिर्माण का समर्थन करने के लिए एक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी प्रारंभ किया गया है। हालांकि भारत में कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला के पक्ष में बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिलिकॉन वेफर, जो सबसे महंगा कच्चा माल है, भारत में निर्मित नहीं होता है। अतः भारत को सौर सेल निर्माण के लिए सिलिकॉन का सही ग्रेड बनाने के संदर्भ में प्रौद्योगिकी गठजोड़ पर काम किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि भारत बिजली उत्पादन के लिए सौर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल की तैनाती में काफी प्रगति कर रहा है, किंतु हमें इसके लिए कहीं अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत को इसके लिए घरेलू प्रौद्योगिकियों को विकसित करना शुरू करना होगा और इसके लिए हमें एक मजबूत प्रकार के उद्योग अकादमिक सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही हमें प्रशिक्षित मानव संसाधन विकास के साथ साथ हाई एंड टेक्नोलॉजी विकास के लिए भी पर्याप्त निवेश को किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम इन उपायों को सुनिश्चित करें तो भारत में ही ज्यादा बेहतर फोटोवोल्टेइक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।